डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और एक शिक्षक हूं। मैं आप लोगों को जिस पीडीएफ के माध्यम से ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं, वो पीडीएफ मैंने अपनी इस किताब से ली हुई है, जो सामान्य अध्ययन की किताब है और इसका 9th एडिशन अप्रैल 2022 में प्रकाशित हुआ है। इसके अंदर मैंने 3300 क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं। 2022 तक हुए प्रमुख वनडे परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैंने विषयवार शामिल किया है। तो इस तरीके से आप एक किताब के मूल्य पर दो किताबें पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्वेश्चन बैंक भी शामिल किया हुआ है और पाठ्य सामग्री भी है। अन्यथा आप दो अलग अलग किताबें इसके अंदर परचेज करते हो। अब आज जो है हमारा, वो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा विषय है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थिति है वह क्या है, तो भौगोलिक रूप से यह आज के कर्नाटक राज्य में है। और एक अंग्रेज ने, जिसका नाम आप इसके अंदर पढ़ते हुए चलें, कॉलिन मैकेंजी, उसने 19वीं शताब्दी के शुरू में ही उसने हम्पी नाम के आधुनिक नगर की खोज कर इस विजयनगर साम्राज्य का पता लगाया था। विजयनगर जो शहर था वो वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है। और इसकी पृष्ठभूमि हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी कि जब तुगलक वंश मैंने आपको कराया तो बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी। और इसकी पृष्ठभूमि यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण भारत पर हमला किया तो उसने वारंगल, जो आधुनिक तेलंगाना में है, वहाँ के शासक को पराजित किया और उसके बाद उसने काम्पिलिया पर हमला किया। काम्पिलिया जो है वर्तमान के अंदर कृष्णा और तुंगभद्र नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को काम्पिलिया कहा जाता था। यानी कर्नाटक के बेल्लरी, रायचूर, इन क्षेत्रों को काम्पिलिया कहा जाता था। और जब उसने हमला किया तो उस हमले के पश्चात उसने वहाँ से कुछ लोगों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया। उनमें से दो भाई भी थे, हरियर और बुक्का, जिनको दिल्ली में इस्लाम कबूल करवाया गया। और जब दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इन दो बंदियों को, हरियर और बुक्का को, दक्षिण भारत भेजा। दक्षिण भारत पहुंचने पर उनका साधिन्य एक संत के साथ हुआ जिनका नाम था विद्यारण्य, और उनके संपर्क में आकर इन्होंने इस्लाम को त्याग दिया और पुनः हिंदू धर्म में वापसी करी। इसके अलावा वहाँ पर वेदों के भाष्यकार थे, सायण, इनके प्रोत्साहन से उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। ये पृष्ठभूमि है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और थोड़ा सा हम मैप के ऊपर भी देख लेते हैं क्या स्थिति है इनकी। तो जैसे दक्षिण भारत के अंदर आप देख रहे हैं, ये है विजयनगर साम्राज्य की स्थिति, भौगोलिक स्थिति। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये नदी जो मैंने दिखा रखी है, ये नदी जो है कृष्णा नदी है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कृष्णा। और इसमें आकर एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है तुंगभद्र। और तुंगभद्र से लेकर और ये दक्षिण भारत तक का ये सारा क्षेत्र जो है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर, यहाँ देखिए, तो ये सारा क्षेत्र जो है तुंगभद्र से लेकर, या तुंगभद्र नदी से लेकर और दक्षिण में रामेश्वरम तक का ये संपूर्ण क्षेत्र जो है, अगर हम ऐसे देखें तो ये सारा क्षेत्र था जो इनके प्रभाव में था। और जब विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे तो उस समय इनकी जो राज्य का विस्तार था वो इस क्षेत्र में भी था, जिसे रायचूर दुआब कहा जाता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश से होते हुए, ये आंध्र प्रदेश होते हुए ओडिशा तक का क्षेत्र, वो संपूर्ण क्षेत्र इनके प्रभाव में था। तो ये पृष्ठभूमि है जब हम इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं, कहाँ भौगोलिक स्थिति थी और क्या इनका संदर्भ रहेगा, ये आपने इसके अंदर देख लिया। और यहाँ मैंने 2-3 राज्य और दे रखे हैं। जब हम इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य, तो हम देखते हैं कि इनके प्रतिद्वंदी जो थे, एक तो थे बाहमनी राज्य वाले और एक थे ओडिशा के गजपति। ये तीनों के तीनों वंश जो थे, ये इस पूरे क्षेत्र में, जैसे दक्कन का ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ तो ये पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ, इनको पश्चिमी घाट कहा जाता है या सह्याद्री कहा जाता है।
और बाकी जो आप लोगों को हल्का पीलेपन वाले ये दिखाई दे रहे हैं, ये भौगोलिक स्थिति का मतलब है पठार का क्षेत्र है। तो इस पूरे दक्कन के क्षेत्र में जो नदी घाटियां हैं वह दुआब का क्षेत्र वही उपजाऊ भूमि का क्षेत्र था, और इसके साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का ये क्षेत्र ये भी उपजाऊ भूमि का क्षेत्र था। तो इन उपजाऊ भूमि के क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर जिनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि ये गजपति यानी कि ओडिशा के पास है, आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा, ये जो कृष्णा और तुंगभद्र नदी के बीच का दुआब है ये विजयनगर और बामनी के बीच में था। तो विजयनगर का युद्ध बामनी के साथ भी हुआ और विजयनगर का युद्ध गजपति के सम्राट के साथ भी हुआ। इसी तरीके से बामनी का गजपति के शासकों के साथ भी संघर्ष चलता रहा। तो जब हम पढ़ेंगे इनको तो हम इनके जो राजनीतिक इतिहास है, इनके जो सैन्य युद्ध है उसमें बामनी भी आते हैं और गजपति भी आते हैं। ये पृष्ठभूमि है जिसके अंतर्गत आज हम अपने लेक्चर को पूरा करेंगे। अब वापस आते हैं तो यहाँ पर हम एक एक करके पॉइंट देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो है विजयनगर जो था, जो तुंगभद्र नदी के किनारे शहर था जिसके नाम पर इस साम्राज्य का नाम पड़ा। आधुनिक समय पर इसको हम्पी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में एक बार आ चुका है। और किस नदी के किनारे है? तुंगभद्र नदी। और तुंगभद्र किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर यह क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। और इसके अलावा जो आपने अभी देखा था कि बामनी साम्राज्य, उसकी स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर हुई। दो भाइयों ने इसकी स्थापना करी, उनके नाम क्या है? हरिहर और बुक्का, अभी मैंने आपको बताया था। और किस संत के साधिन्य में आकर उन्होंने ये हिंदू धर्म में वापसी करी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा प्राप्त करी? संत विद्यारण्य को माना जाएगा। और उनके भाई जो थे, जो वेदों के भाष्यकार थे, सायन, इनकी प्रेरणा से इन्होंने साम्राज्य की नींव रखी। सायन जो थे ये इंपॉर्टेंट है, प्रख्यात टीकाकार थे जो बुक्का प्रथम के दरबार में निवास करते थे। यहाँ पर जो शासक हैं जैसे हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये कुछ शासक थे। इनमें से कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो हम करेंगे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है वो कृष्णदेवराय ही थे। इसके अलावा अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में कि ये पूछा गया कि हम्पी के जो अवशेष है, यानी कि हमने कहा कि विजयनगर साम्राज्य था, तो हम ये देखते हैं बहुत सारे नगर ऐसे हैं जिनको जो आज ऐसी स्थिति में है कि वो निर्जन पड़े हुए हैं और वहां पर कोई नहीं रहता। उनमें से एक शहर कौन सा है? ये हम्पी भी है। तो इनको घोस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यूपी पीसीएस में कई शहरों के नाम देकर पूछा था, निम्न में से कौन से ऐसी बस्तियां हैं जो जहां अब कोई नहीं रहता और एक समय यहाँ पर समृद्धि और वैभव का दौर भी था। तो हम्पी जो है एक ऐसा ही नगर है जहां पर कोई नहीं रहता। और लगभग 1801 के अंदर एक अंग्रेज इंजीनियर और पुरातत्वविद जिसका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, इसने हम्पी के बारे में, जो आधुनिक कर्नाटक राज्य में है, उसके बारे में सर्वप्रथम इसने पता लगाया। तो हम्पी के खोजकर्ता का नाम आएगा तो हमारा आंसर। उत्तरी कर्नाटक में स्थित बामनी राज्य विजयनगर का समकालीन था। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इनके बीच में जो संघर्ष था उसका प्रमुख कारण क्या था? उसका प्रमुख कारण था कि जो नदी घाटियां हैं या द्वाब के जो क्षेत्र हैं जहां पर आय के प्रमुख स्रोत हैं कृषि के रूप में, उन पर अधिकार को लेकर तीन राज्यों के मध्य संघर्ष था। एक तो हमने कहा ओडिशा या कलिंग के जो गजपति शासक थे, बामनी साम्राज्य वाले थे और विजयनगर साम्राज्य। रैचूर द्वाब प्रमुख, जो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसके सीडीएस के एग्जाम में, कि बामनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो युद्ध था उसका प्रमुख कारण क्या था। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए बच्चों कि यहाँ पर तो हम पढ़ रहे हैं कि ये बामनी और विजयनगर साम्राज्य था, लेकिन अगर आप देखेंगे पूर्व के अंदर इस क्षेत्र में कौन थे जिसको हम, ये जो अभी मैं फिर बड़ा कर देता हूं, आप लोग पूर्व में क्या देखा था कि ये जो जहां बामनी लिखा हुआ है उत्तर के अंदर, इस क्षेत्र में कौन थे? यहाँ पर थे बदामी के चालुक्य और राष्ट्रकूट हुआ करते थे दक्कन में। और ये जो क्षेत्र था जो वर्तमान के तमिलनाडु में है, यहाँ पर थे पल्लव और चोल। इनके आपस में भी संघर्ष लगातार चलते रहे। जो राष्ट्रकूट वंश थे उनका संघर्ष चोल के साथ और पल्लवों के साथ में
चालुक्य बादामी का संघर्ष जारी रहा। तो वहां भी क्या कारण था, वहां भी ये क्षेत्र था, इसी को कहते हैं रेचुर द्वाब, जो कृष्णा और तुंगभद्र नदी के बीच में स्थित है। तो जब भौगोलिक स्थिति तो जूं की त्यों ही रही, और केवल परिवर्तन किसका हुआ, साम्राज्य के पतन के बाद नए साम्राज्य का उदय हुआ। तो चालुक्य के बाद, राष्ट्रकूट के बाद, तदोपरांत कौन आए, भामनी, और यहाँ पर कौन आ गए, विजयनगर। तो जो झगड़े की जड़ थी वो तो ये द्वाब का क्षेत्र था, जिसको रेचुर द्वाब कहते हैं। इसीलिए संघर्ष जो है वो पुराना संघर्ष इन दो नए राजवंशों के उदय के बावजूद भी जारी रहा। यही संदर्भ रहेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट दे दिया, विजयनगर के शासक जो है किसके उपासक थे, तो शिव का एक प्रतिरूप है विरूपाक्ष, उसी देवस्थल की ओर से शासन करने का। यानी कि इन्होंने जो अपने अभिलेख लिखे हैं उनकी शुरुआत के अंदर स्तुति गान जो किया है वह विरूपाक्ष का ही स्तुति गान किया है, उसी के नाम से इन्होंने शासन किया है। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है हमारे। हाँ, बामनी साम्राज्य, अगला पॉइंट आ गया, इनके जो प्रमुख शासक थे वह कौन कौन से थे। तो एक तो ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सीडीएस के एग्जाम में आ गया। विजयनगर साम्राज्य का जो शासन रहा वो लगभग 300 साल के करीब इनका शासन रहा, और इस दौरान 4 राजवंशों ने विजयनगर पर राज किया। उनका क्रम जो है यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है। सबसे पहले शासन करने वाला जो था वो था संगम वंश, जिसके संस्थापक जो थे वो थे हरिहर और बुक्का, और चूंकि इनके पिता का नाम संगम था इसीलिए पहले वंश का नाम संगम रखा गया। इसके बाद सुलू वंश आया, क्रम से याद करना, फिर तुलु वंश आया। तुलु वंश का जो शासक था वही इस साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक हुआ, राजा कृष्णदेव राय, और आखिर में जो है वो है अरविडु वंश। तो आप लोगों को ये चारों वंश सही क्रम से याद करने, सीडीएस के एग्जाम के अंदर चारों वंश को देकर पूछा गया था कि इनको सही क्रम से लगाइए। इनके जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने दे रखा, सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है वो तो कृष्णदेव राय ही है। और मैंने कुछ मटेरियल जो बुक में नहीं दे रखा उसके अलावा, क्योंकि ये किताब पहले ही काफ़ी मोटी है और सामान्य अध्ययन की पढ़ाई करते टाइम बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते। तो इसलिए जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या कोई ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से मैं अतिरिक्त मटेरियल भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये अतिरिक्त मटेरियल जो है वो इस संदर्भ के अंदर यहाँ पर है। जैसे मैंने बताया, बुक्का प्रथम, हरिहर और बुक्का जो थे ये 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर अलग से प्रोवाइड करा रखे, इन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलिए। इसके बारे में क्या है कि इसके समय पर जो बुक्का प्रथम है इसकी पत्नी थी गंगा देवी। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मदुरई विजयम। यानी कि ये बुक्का प्रथम जो है इसने दक्षिण भारत में जो पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी मदुरई, उसको भी विजित किया, और इस तरीके से इसी उपलक्ष्य में किताब लिखी गई। और इसकी उपाधि क्या थी, हिंदू वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन आ सकता है कि किसको ये उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद आ गया अगला जो शासक है वह है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के बारे में केवल एक ही पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना, मैं 2 पॉइंट कहूंगा, 2 याद रखने। एक तो ये पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। जैसे हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं तो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा पहला शासक था, तो वहां मैंने आपको बताया था, उसी संदर्भ में यहाँ पर भी आ सकता है। यानी कि एक ऐसा राजा जो अपने को शक्तिशाली मान रहा था या बड़े भूभाग पर राज कर रहा था, संभवतः उसी के पास ये नैतिक साहस था कि वो इतनी बड़ी उपाधि धारण करता। इसके अलावा इसने श्रीलंका के राजा से भी राजस्व वसूल किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चोल वंश के जो प्रतापी राजा थे, जिसमें राजेंद्र प्रथम और राजा राज प्रथम का नाम आता है, तो वह 2 शासक ऐसे थे जिनके समय पर श्रीलंका को विजित किया गया। तो एक और सवाल आ सकता है, कौन से शासक थे विजयनगर के जिसने श्रीलंका के शासकों से भी राजस्व वसूला, तो वहां पर हमारा नाम आ जाएगा हरिहर द्वितीय। इसके बाद आता है देवराय प्रथम।
देवराय प्रथम के समय पर एक विदेशी यात्री, इटली यात्री, जिसका नाम लिख लीजिएगा आप, निकोल कोंटी, यहां पर मैं लिख देता हूं, उसे आप नोट डाउन कर लेना। इसके समय पर एक यात्री आया जिसका नाम है निकोल कोंटी, इटली का यात्री है। असल में विदेशी यात्रियों की जब हम बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसके अंदर बड़ा ही उल्लेखनीय योगदान है इन विदेशी यात्रियों का। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान बामनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराई है वह काफी उल्लेखनीय है। इसीलिए जब कभी भी बात आती है विदेशी यात्रियों की और किसी साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य के संबंध में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारी मात्रा के अंदर विदेशी, खास तौर से इटली और विशेषकर पुर्तगाली यात्री जो है इस समय भारत की यात्रा पर आए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके समय पर ये आया था। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक कवि है, महान कवि तेलुगु के। देखिए, इनकी राजकाज की भाषा जो थी तेलुगु थी, जो वर्तमान के अंदर भारत में बोली जाने वाली तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी, बंगाली के बाद तेलुगु जो है वो तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। और हम जानते भी हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जैसे बाहुबली और अन्य बहुत सारी फिल्में हैं, हम देखते हैं जो पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा जिनकी प्रशंसा की जाती है या बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो वह तेलुगु भाषा की है। तो तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य भाषा है। इनका एक महान कवि है श्रीनाथ। श्रीनाथ भी इनके दरबार को सुशोभित करता था। हालांकि देवराय द्वितीय के दरबार में भी वो रहा। तो सवाल जरूर आ सकता है कि प्रसिद्ध रचनाकार का नाम श्रीनाथ का देखते। इसके बाद है देवराय द्वितीय। इसके समय पर एक फारसी राजदूत आया जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक। यहां पर आप रज़ाक लिख देना। ये अब्दुल रज़ाक, अब्दुल तो लिखा ही हुआ है, अब्दुल रज़ाक जो कि फारसी मतलब ईरान का राजदूत था, इतिहासकार भी था, वह भारत की यात्रा पर आया देवराय द्वितीय के समय। और प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ इनके दरबार में भी कुछ समय के लिए रहा। इसके अलावा देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में पहली बार मुसलमानों को बड़े पैमाने पर भर्ती किया। इसलिए भर्ती किया क्योंकि जो मुस्लिम सैनिक थे वो बेहतर तीरंदाज थे और अश्वरोही भी थे। क्योंकि जो अरब देश है वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ अच्छी नस्ल के घोड़े थे और घोड़े की फुर्ती जो है वो सेना की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ करती थी मध्यकाल में। इसीलिए जो ये विदेशी बहुत सारे जो दक्कन के अंदर विदेशी यात्री आते थे या विदेशी सैनिक अपनी सेवा देने के लिए आते थे, तो उन्हीं से ये बेहतर रूप से जो अश्व के माध्यम से लड़ने की शैली है उसको सीखने के लिए ऐसा किया गया। अगला पॉइंट आ गया इसके अंदर कि देवराय द्वितीय जो है वो स्वयं भी महान संरक्षक था साहित्य का, और उसने स्वयं जो है रचना करी है। कौन से ग्रंथ की? महानाटक, सुधानिधि, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इसकी रचना करी। और एक है ब्रह्मसूत्र पर भाष्य। इन दोनों को लिखने का श्रेय देवराय द्वितीय को जाता। तो देवराय प्रथम के समय पर हमने पढ़ा था कि एक यात्री आया था जिसका नाम था निकोल कोंटी। देवराय द्वितीय के समय पर एक फारसी राजदूत आया जिसका नाम था अब्दुल रज़ाक। फिर है कृष्णदेव राय के बारे में मैंने वहां पर आपको दिया ही हुआ है। तो वापस जो है मैं उसी पॉइंट के ऊपर चलता हूं ताकि ये पॉइंट जो है जो हमने ऑलरेडी किताब में दे रखा है मैं उसी के माध्यम से पढ़ाऊं। कृष्णदेव राय जो था वो सबसे महान शासक था और इसके समय पर जो विजयनगर साम्राज्य की ख्याति है वो अपने उत्कर्ष पर पहुंची और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर और दक्षिण के अंदर हिंद महासागर तक क्षेत्र का विस्तार हुआ। और यहाँ तक कि ओडिशा के गजपति शासक को भी इसने पराजित करा और महानदी तक अपनी विजय पताका फहराई। और साथ ही साथ बामनी साम्राज्य के साथ, जिनके साथ इनका लगातार युद्ध था, वहाँ उत्तराधिकार को लेकर जब युद्ध छिड़ा तो राजा कृष्णदेव राय ने एक पक्ष का साथ दिया और वही विजेता रहा। और कृष्णदेव राय की सहायता से ही वह राजगद्दी पर बैठा। तो यानी कि इन्होंने स्थापित कराया एक विदेशी को। इसीलिए यवन जो शब्द है, ये यवन का मतलब है विदेशी। तो यवन स्थापनाचार्य यानी कि यवन शासक को इन्होंने राजगद्दी पर बैठाया। तो एक उपाधि इनकी है। और चूंकि ये एक महान स्वयं एक बड़े साहित्यकार थे और विद्वानों को संरक्षण देते थे, तो आंध्र भोज,
और आंध्र पितामह की उपाधि जो है वो भी इनको प्रदान की गई है, उस नाम से भी इनको जाना जाता है। ये संभवतः सारे पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट जो आप लोगों के लिए विजयनगर के मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट को आपको याद करना है। जो एक्स्ट्रा मैंने दिया है उसको भी जरूर आप लोग ध्यान रखिए। और ये जो जिस समय कृष्णदेव राय का शासन है वो है 1509 से लेकर 1529, और 1526 में बाबर ने हमला किया। तो बाबर ने अपनी किताब बाबर नामक जो उसकी आत्मकथा है उसके अंदर उसने 7 राजाओं का जिक्र किया है, जिसमें 2 हिंदू राजा थे जिनकी उसने प्रशंसा करी है। एक थे राणा सांगा उत्तर भारत के, और एक थे राजा कृष्णदेव राय। इसके बाद दे दिया कि विजयनगर साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा राजा कृष्णदेव राय के समय पर, और इनके समय पर तुंगभद्र और कृष्णा नदियों के बीच के जिस क्षेत्र का मैंने जिक्र किया था, रायचूर थे द्वाब, उसके ऊपर भी इन्होंने अधिकार स्थापित करा। इसके अलावा ओडिशा के शासकों का दमन किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र ओडिशा के गजपति शासकों ने विजयनगर साम्राज्य के शासकों को पराजित कर एक समय पर जीता था, तो उसी का प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने पुनः विजित किया तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया। तो बीजापुर का संदर्भ कहाँ से आया वो मैं आपको बता देता हूँ। बीजापुर की बात इसलिए आई कि जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उस पतन के बाद उनके, जैसे यहाँ बहमनी साम्राज्य को आप देखेंगे, यहाँ पर उत्तर में तो बहमनी साम्राज्य था और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था। तो जब 1518 के अंदर बहमनी साम्राज्य जो, और ये मैंने बताया था, ये दोनों के दोनों बहमनी साम्राज्य की राजधानी बीदर और गुलबर्ग और विजयनगर की राजधानी ये सारी वर्तमान के कर्नाटक राज्य में थी। 1518 के अंदर बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी जगह पर ये नए राज्य आए जिनका मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये नए राज्य जो है ये उभर कर आए ये, और इनमें एक जो है 5 राज्यों में एक तो गोलकुंडा था और एक है यहाँ पर बीजापुर। जैसे आप देख पा रहे होंगे इस स्थिति में यहाँ पर है बीजापुर। तो बीजापुर जो है ये भी कर्नाटक में है और इसकी सीमाएं महाराष्ट्र के पास में स्थित होने के कारण जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में इस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर विवाद भी चलता रहता है। तो बीजापुर का जो प्रभाव था वो किस पर था, यहाँ पर जो ये बंदरगाह था इसे गोवा बंदरगाह था जिसके ऊपर इनका प्रभाव था, और एक प्रकार से आयातित घोड़े जो थे उनके ऊपर अधिकार का जब बात आती थी तो बीजापुर के सुल्तान की जो स्थिति थी वह ज़्यादा प्रभावी थी। परंतु 1510 में पुर्तगालियों ने पराजित किया यहाँ के शासक को और पुर्तगालियों का कब्जा हो गया गोवा पर। तो गोवा एक समय पर जो है वो बहमनी साम्राज्य के क्षेत्र के अधिकार में आता था। तो ये बीजापुर के शासक को मतलब यहाँ पर हो गया। जो पराजित करने की बात आई कि बीजापुर की बात कहाँ से हमने कर ली, तो ये संदर्भ रहेगा इसका। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा जो मैंने पॉइंट आपको अभी बताया। तो इसके अलावा गोलकुंडा अभी मैंने आपको दिखाया था, गोलकुंडा कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना के पास में। और यहाँ का जो शासक था कुली कुतुब शाह, ये वही शासक है जिसने वहाँ की प्रसिद्ध एक मीनार का निर्माण कराया, 4 मीनार, और इसको भी राजा कृष्णदेव राय ने पराजित किया। बेहतरीन मंदिरों का निर्माण वो भी राजा कृष्णदेव के शासनकाल के साथ जुड़ा हुआ। इसके अलावा और दक्षिण भारत मंदिरों में एक नई पहचान देने का श्रेय, देखिए जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं उनकी एक विशेषता होती है, उनके में बनता है गोपुरम। गोपुरम जो होते हैं, गोपुरम क्या होते हैं, मंदिरों की 4 दीवारी के मध्य में एक भव्य द्वार या दरवाजा बनाया जाता है, उसी को गोपुरम कहते हैं। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर नगलपुरम नगर की स्थापना भी करी। ये वाले पॉइंट जो है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था गोवा वाली बात, वो वाली पॉइंट आपको ध्यान रखना। इसके अलावा इनके दरबार में एक और महान दर्शन शास्त्री आए जिनका नाम था वल्लभाचार्य। इन्होंने शुद्ध अद्वैत की नींव रखी। जैसे आप जानते हो दर्शन पढ़ेंगे तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद की नींव रखी थी। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु, ये वो हैं जिन्होंने
भक्ति आंदोलन में कीर्तन की शुरुआत करी। ये बंगाल के महान भक्ति संत हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस। विदेशी यात्रियों की पॉइंट याद रखने की जब बात आती है तो विजयनगर साम्राज्य सर्वप्रथम आता है कि अगर हमें यात्रियों को याद करना है राजवंश के संदर्भ में तो केवल एक ही राजवंश है, वो है विजयनगर, क्योंकि इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो वृत्तांत लिखा है उस वृत्तांत से हमें विजयनगर के इतिहास की काफ़ी जानकारी मिलती है। तो एक पुर्तगाली यात्री आया था डोमिंगो पेस, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा पुर्तगाली राजदूत फ्रायर लुई को कृष्णदेव राय ने दरबार में पुर्तगालियों का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। अब एक क्वेश्चन आया एसएससी में शिवाजी महाराज का कि शिवाजी महाराज या पुर्तगालियों के साथ किसके मैत्री संबंध थे। तो जो दक्कन के प्रमुख राजवंश थे और जो भी बुद्धिमान शासक थे वह ये जानते थे कि लड़ाई के अंदर सैन्य युद्ध कौशल में अच्छी नस्ल के घोड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। और गोवा जो था, जो पश्चिमी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, उस बंदरगाह के रास्ते अरब के घोड़ों का आयात किया जाता था और इस पूरे व्यापार के ऊपर पुर्तगालियों का कब्जा था, जिन्होंने अरब और फारसी के व्यापारियों को हटाकर अपना एकाधिकार स्थापित किया। तो कृष्णदेव राय ये चाहते थे कि उनके प्रतिद्वंदियों को ये अच्छी नस्ल के घोड़े ना मिले, इसके लिए जरूरी था पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। मैत्रीपूर्ण संबंध थे क्योंकि बेहतर नस्ल के आयातित घोड़े के व्यापार पर इनका एकाधिकार था। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आगे जो है उसके बाद आए कि उनके बाद उनके दामाद जो है, यहाँ पर नाम आता है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने छोटे जो नवजात शिशु था उसका संरक्षक नियुक्त किया अपने दामाद को, जिसका नाम था राम राय। अब राम राय एक तरीके से सत्ता जो है राम राय के हाथों में थी और राम राय ने दक्कन भारत की राजनीति के अंदर जो 5 राज्यों का उदय हुआ था, जिनका मैंने बताया कि बामनी साम्राज्य के पतन के बाद गोलकुंडा, बेरार, अहमदनगर, बीदर और बीजापुर, इन 5 राज्यों का उदय हुआ। इनको कहते थे दक्कन के सुल्तान। इन दक्कन के सुल्तानों की आपसी लड़ाई में राम राय ने कभी किसी का पक्ष लेकर उसकी ताकत बढ़ाई, कभी अन्य का पक्ष लेकर। इस प्रकार से अंत में इन दक्कन के सुल्तानों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और विजयनगर पर हमला कर दिया, जिससे विजयनगर की जो भव्यता और गरिमा थी वह उन्होंने पूरी तरह समाप्त किया और कई दिनों तक विजयनगर को लूटा गया। हालांकि विजयनगर के पतन 1565 में राक्षस टागाड़ी के युद्ध के बावजूद भी विजयनगर साम्राज्य पर 70 वर्षों तक विजयनगर के शासकों का शासन रहा, परंतु वंश बदल गया था। अरविडू वंश जो चौथा वंश था, जब हमने शुरू में पढ़ा था, तो चौथे वंश का जो उदय है वो राक्षस टागाड़ी के युद्ध में हुआ। तो आपके लिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये जो युद्ध है 1565 में तालीकट जो जगह है उसके पास है राक्षस टागड़ी और इस युद्ध को इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर का पतन का कौन सा कारण था, कौन सा युद्ध कारण था, वह पॉइंट हम पढ़ सकते हैं। प्रशासन के अंदर इन्होंने एक नई प्रणाली शुरू करी, अमर नायक की तुलना आप करो इख्तेदार से, जो इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी। तो इख्तेदार जो था उसके पास इख्ता होती थी, तो अमर नायक के पास अमरम नाम की भूमि होती थी, जिस भूमि की रखरखाव की, राजस्व वसूली की और उसमें कानून व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी नायक की होती थी और वही उसी में से खर्चा निकालकर एक सेना भी रखता था ताकि युद्ध के समय पर वो विजयनगर शासक की मदद कर सके। तो यही न्यायकारा व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इसको आप तुलना इख्तिदार के साथ करिए, वही सारे अधिकार इसके संदर्भ में हम मान सकते हैं इनके पास में थे। इसके अलावा और इस तरीके से एक प्रभावी सैन्य शक्ति जो है वो किसको मिल गई, विजयनगर के शासकों को, क्योंकि अमर नायक क्या थे, ये सेना भी रखते थे और युद्ध के समय पर मदद उपलब्ध करा देते। अमरम क्या थी, अमरम उस भूमि को कहते थे जो अमर नायक अपने अधिकार में या जिसको उसका भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। इसके अलावा इनके अधीन यानी कि अमर नायकों के अधीन जो थे वो थे और भूसामंत, उनको कहते हैं पोलीगार। पोलीगार कौन थे, पोलीगार वो भूसामंत थे जो
जमींदार के स्तर पर, जैसे हम उत्तर भारत में जमींदार कहते हैं, उस स्तर पर जमीन की देखभाल किया करते थे। और इनका जो मुखिया होता था वह होता था अमर नायक। प्रत्येक गांव के अंदर 12, देखिए अगला पॉइंट है, प्रत्येक गांव में एक पृथक इकाई थी, पृथक इकाई थी, और उसके प्रशासन के लिए 12 पदाधिकारी थे, पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। जैसे उत्तर भारत में हम देखते हैं कि गांव के अंदर बढ़ई, लोहार, नाई, तेली, ये सब जो है गांव में ही सेवाएं प्रदान करते हैं, और किसान वर्ग जो है इनको खाद्यान्न उपलब्ध कराता है सेवाओं के बदले। तो एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसका संचालन सेवाओं के बदले अनाज खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर निर्भर करता था। तो इनके यहाँ पर ये जो 12 पदाधिकारी थे इनको अयगार के नाम से जाना जाता था। सवाल जो है इसी संदर्भ में आ जाएगा, अयगार कौन थे आदि। साहित्य, ये जो विजयनगर साम्राज्य थे इनकी जो राज्य की भाषा थी वो थी तेलुगु, और तेलुगु जो है भारत में हिंदी और बंगाली के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ तक कि ये फिल्में जैसे बाहुबली है ये भी भारत में सब बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो ये तेलुगु भाषा में ही बनी हुई है। और तेलुगु भाषा का जो स्वर्णिम काल है, या जिसको कहते हैं शास्त्रीय काल, वो कहलाता है विजयनगर साम्राज्य का काल, या फिर राजा कृष्णदेव का काल। इसके समय पर कृष्णदेव राय ने स्वयं जो है वो एक पुस्तक की रचना करी जो राजनीति शास्त्र है, राजनीति पर लिखी गई है, वो है अमुक्त मलयाद, इंपॉर्टेंट लगा लेना, और ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। और आगे हम पढ़ेंगे विजयनगर राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जो है 8 विद्वान थे जिनको कहा जाता था अष्टदिग्गज। ये तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे जिनको दरबार में सम्मान के साथ रखा जाता था। अगला पॉइंट आ गया, इसके बाद अन्य पॉइंट हो गया। हाँ, ये देखिए इसके बाद आ गया अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु के कवि जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। एक शब्द आता अष्टप्रधान, ये शब्द आएगा शिवाजी महाराज के साथ, जो उनके 8 सलाहकार थे उनको कहते थे अष्टदिग्गज। तो यहाँ है अष्टप्रधान। ये कौन थे? इनमें से 8 में से एक तो तेनालीराम, जैसे बीरबल की कहानी है ऐसी दक्षिण के अंदर तेनालीराम की है, और उत्तर भारत में भी बचपन में हमने उनकी बुद्धिमानी से भरी हुई जो उत्तर होते थे और जो उनकी बुद्धिमत्ता है उससे संबंध में बहुत सारी कहानी पढ़ी। वो तेनालीराम इनके दरबार में वास करते थे, और उनमें से एक थे अलासनी पेदना। इनको कहा जाता तेलुगु कविता का जनक या तेलुगु काव्य का जनक। साथ ही साथ ये भी पॉइंट आप ध्यान रखते हुए चलिए, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था कि यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कन्नड़ भाषा के 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया, नन्या और तिकन्ना ने इन्होंने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाभारत और रामायण हमारे 2 महाकाव्य हैं, उनके अनुवादक के सवाल हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये तीनों नाम जो दे दिया, नन्या, तिकन्ना और ये नन्ना, इनको कहा जाता तेलुगु साहित्य की त्रिमूर्ति, ध्यान रखिए। इसके अलावा रामायण जो है इसका तेलुगु में अनुवाद किसने किया? यहाँ पर नाम आया गोनबुद्ध रेड्डी, ये ध्यान रखना आप लोगों को। महाभारत का अनुवाद किसने किया? नन्या और तिकन्ना ने, जो तेलुगु के 3 रत्नों में से एक है। और रामायण का, ये एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो आप। रामायण और महाभारत के तमिल में अनुवाद किसने किया, बंगाली में अनुवाद किसने करा, ये जरूर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद स्थापत्य कला के अंदर इनके काल में एक नई चीज आई, गोपुरम। गोपुरम क्या था? मैंने आपको बता दिया कि मंदिरों की 4 दीवारी में जो प्रवेश द्वार होता था वो भव्य बनाया जाता था, उसी को गोपुरम कहते थे। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट है? इन्होंने मंडप जो होता था, मंडप अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे। देखो मंडप क्या था? मंडप जो है दक्षिण भारत की जो मंदिर शैली है उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। उसके अंदर जहाँ गर्भगृह है, जहाँ देवता वास करते हैं, उसके आगे स्तंभों वाला एक कक्ष बनाया जाता था जिसको ऊपर से छत पड़ी होती थी ताकि श्रद्धालु वहाँ बैठ सके, और ये 3 तरफ से खुला रहता था, इसको मंडप कहते थे। इसके अलावा जो मंदिर है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर है, ये हम्पी में स्थित है। हम्पी के बारे में मैंने बताया कि इसको विरासत स्थल का दर्जा जो है वो यूनेस्को ने प्रदान किया है, इनके मंदिर विशाल और भव्य मंदिर समूहों के कारण। और यहाँ पर ये जो मंदिर है विजय विठल मंदिर, इसमें 26 स्तंभ है, खंबे हैं, और जब उनको लकड़ी से मारा जाता है तो संगीत उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है।
अन्य प्रमुख मंदिर जो थे वो कौन कौन से प्रमुख मंदिर है उनके नाम दे रखे हैं। विट्ठल मंदिर हो गया, विरूपाक्ष मंदिर, हजार राम मंदिर, ये याद कर लेना आप कि ये कहां पर स्थित है। कमल महल भी एक सुंदर मंदिर है, जहां पर जो है ये कमल महल लिखा हुआ है। ये मंदिर कौन सा था? ये मंदिर था जहां राजा जो है परामर्श करता था अपने सलाहकारों के साथ। इसके अलावा भारत में जो आने वाले विदेशी यात्री हैं उनका आगमन, इनके बारे में मैंने कहा कि कृष्णदेव जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक आता है, कौन सा विदेशी यात्री कब आया और किस देश का था। जैसे डीपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया निकोल कोंटी कौन से देश का था। यूपी कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन आया निकोल कोंटी किसके समय पर आया। यूपी पीसीएस में सवाल आया उसका कथन क्या था। तो यहाँ पर हमने दे दिया कि जैसे कई सारे हैं, जैसे अब्दुल रज़ाक है, ये कहाँ से आया था? ये आया था फारस या ईरान से, और ये देवराय द्वितीय के समय पर आया था। इसने क्या कहा है ये विजयनगर के बारे में? विश्व में ऐसा है जो ना कभी किसी आंखों ने देखा है ना किसी के कानों ने सुना है। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा अन्य जो यात्री हैं उनमें नाम आ रहा है दुअर्ते बारबोसा का। ये पुर्तगाली यात्री था, देखिए लिखा हुआ है दुअर्ते बारबोसा। फिर दे रखा है वार्थेमा, ये भी पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पेस इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये डोमिंगो पेस है। ये कृष्णदेव राय के काल में भारत आया था और इसने कहा कि ये नगर रोम के जितना विस्तृत और सुंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। फिर है फर्नांडो नूनीज, ये अक्यूत राय। अक्यूत राय कौन था? कृष्णदेव राय का जो बेटा था वो अक्यूत राय था, जो नवजात था, जिसका संरक्षक था कृष्णदेव राय का दामाद राजाराम। अगला जो पॉइंट है फिर आ गया सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक का क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा यात्री ऐसा था जो तालीकट के युद्ध के बाद विजयनगर पहुंचा और उसने वृतांत लिखा है कि कैसे विजयनगर की भव्यता को तालीकट के युद्ध में दिल्ली के दक्कन के सुल्तानों ने नष्ट किया था। ये इस संदर्भ के अंदर आएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर अन्य जो पॉइंट है वो देख लीजिएगा आप, क्या क्या दे रखा है मैंने यहाँ पर कि विजयनगर शासकों की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता, हाँ कौन सा त्यौहार सबसे भव्यता से मनाया जाता? महानवमी त्यौहार, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके अलावा स्वयं को जो है हिंदू सूरत राणा और हिंदू शासक, यानी कि अपने को सनातन धर्म से संबंधित करके ये गौरव महसूस करते थे, या फिर सनातन धर्म के पुनः स्थापना करने का उद्देश्य इन्होंने बनाया हुआ था। इसके अलावा जहाँ पर एक बड़ा मंच बनाया जाता था जहाँ पर ये धार्मिक प्रायोजन किए, जैसे महानवमी का त्यौहार है या अन्य त्यौहार मनाए जाते थे, तो एक बड़ा मंच बनाया हुआ था जहां पर प्रत्येक त्यौहार को मनाया जाता था। ये सीडीएस के एग्जाम में है। इस प्रकार आपने मेरे वीडियो को देखा और लेक्चर को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।